तो अपना टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स। अपना टॉपिक क्या है? लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मेनली होता है क्या है फ्रेंड्स? एक टाइम पीरियड होता है जो कि आपका बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक जो टाइम ट्रैवल किया होता है, जो टाइम पीरियड वहाँ पर उसने सर्वाइव किया होता है ऑर्गेनिज्म ने, तो उसको यहाँ पर लाइफ स्पैन का नाम दिया गया है। अब मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर लाइफ स्पान रही होगी। मीन्स यहाँ पर मान लीजिए जस्ट एग्जांपल आप ले लो मे फ्लाई, यहाँ पर 24 आवर्स की क्या है ये इसका लाइफ स्पान है। ठीक है, तो लाइफ स्पान का मेनली यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एक टाइम पीरियड होता है जो कि नेचुरल बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक होना चाहिए। तो ये एक प्रोसेस होती है एक तरीके की, इसको कह सकते हो। अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो सडनली उसकी डेथ हो जाती है, या फिर वो किसी भी तरीके से हो जाती है, प्रेडेटर्स के थ्रू या फिर एक्सीडेंटल थ्रू हो जाती है, या फिर कोई डिसीज़ के थ्रू हो जा रही है, तो यहाँ पर ये एक लाइफ स्पान में उसको नहीं कंक्लूड किया जाता। लाइफ स्पान का मतलब होता है नेचुरल डेथ होना चाहिए। ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ है तो उसे लाइफ स्पान उसको नहीं रखेंगे, लाइफ स्पान में बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। कहने का सीधा मतलब यही है कि लाइफ स्पान का मतलब है कि कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं होना चाहिए, कोई डिसीज़ के थ्रू नहीं होना चाहिए, प्रेडेटर्स के थ्रू नहीं होना चाहिए। उसकी जो डेथ होती है ऑर्गेनिज्म की वो ओनली उसके एजिंग के बाद होती है। ठीक है, एजिंग के बाद होती है। अब यहाँ पर लाइफ स्पैन में 4 फैक्टर्स होते हैं, वो भी अपने देखेंगे आगे चल के कि ये एजिंग के थ्रू ही क्यों होती है। तो एजिंग के थ्रू मतलब कहने का मतलब कि जब उसका एजिंग और सीनियर सेंस आता है, मतलब एक बुढ़ापे की स्टेज आती है, उसके बाद ही नेचुरल डेथ आती है ना, तो तभी इसको लाइफ कंप्लीट लाइफ स्पान में मानते हैं। ठीक है, तो इतना आप अच्छे से समझ के रखिए। अब चलिए नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट लाइफ स्पैन। अब देखिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं ना, तो उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो एनिमल्स से ज़्यादा होती है। यहाँ पर पहले ही बताया है, ऑब्जर्व एंड एग्जामाइन द लाइफ स्पैन ऑफ ए फ्यू कॉमन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर यू विल नोटिस सम फॉलोइंग इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट लाइफ स्पैन। तो ये आपके दे रखी है। लाइफ स्पैन कैन बी शॉर्ट एज फ्यू डे, कुछ दिन की भी हो सकती है, कुछ साल की भी हो सकती है, कुछ मंथ की भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबकी सेम होती है, या फिर साइज़ पे कोई भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, साइज़ मैटर नहीं करता है। किसी का साइज़ छोटा है तो उससे उसकी यहाँ पर कोई लाइफ स्पैन से कोई कोरिलेशन नहीं है। तो मे फ्लाई की आपकी 24 आवर्स यानी कि एक दिन की लाइफ स्पैन होती है। बैनियान ट्री की आपकी यहाँ पर 200 से 300 साल। सिक्वाया की आपकी होती है 3000 से आपकी 4000 तक की होती है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो भी आप ये ध्यान में रखते हुए चलें। लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बिटवीन 2 एक्सट्रीम्स होती हैं। मोस्ट एनिमल हैव लाइफ स्पैन रेंजिंग फ्रॉम फ्यू डेज हो सकती है 100 ईयर, वाइल प्लांट्स हैव लाइफ स्पैन रेंजिंग फ्रॉम ए फ्यू मंथ, और 2000 साल भी हो सकती है, 3000 साल भी हो सकती है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि कभी कभी मोस्ट ऑफ एनिमल्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, किसी में भी आप मान लीजिए जो लाइफ स्पैन होती है वो कुछ दिन की भी हो सकती है, कुछ डे की भी हो सकती है, या फिर 100 साल की भी हो सकती है, या फिर वो कुछ साल यानी कि 2000 साल की भी हो सकती है, 3000 साल की भी हो सकती है। तो ये हर एक लाइफ स्पैन सभी की अलग अलग ऑब्जर्व की गई है, ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ स्पैन एक जैसी हो। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ और ये देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सिंगल सेल एनिमल के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट आउट किया गया है। तो देखिए यहाँ पर सिंगल सेल में क्या होता है कि डेथ नहीं होती है एनिमल की। ठीक है, सिंगल सेल एनिमल्स जो होते हैं और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी एक यहाँ पर सर्टनली डेथ नहीं देखी गई है। वो क्या करते हैं, अपने पार्ट्स को डिवाइड कर लेते हैं और एक नया इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग बना लेते हैं, और वो बाद में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही है कि आपके जो सिंगल सेल होते हैं, जैसे कि आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो इसमें आपको यहाँ पर कोई भी नेचुरल डेथ या फिर डेथ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर ये इमोर्टाइल होते हैं, मरते नहीं हैं, बिकॉज ये अपनी बॉडी को क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। और बाइनरी फ्यूज़न के थ्रू यहाँ पर डिवीज़न होता है आपका अमीबा में और पैरामीशियम में, ये ध्यान रखें। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, आगे नेक्स्ट अपना पूरी कंप्लीट स्टडी करते चलेंगे। ये अभी थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्पैन के बारे में आप जानेंगे। तो लाइफ स्पैन क्या होती है, सभी एनिमल्स की ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, अलग अलग होती हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, लाइफ स्पान आर नॉट कोरिलेट विद द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो साइज़ यहाँ पर मैटर नहीं करता, साइज़ का कोई रिलेशन नहीं है कि आपकी यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान सेम हो सकती है या फिर डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। अगर साइज़ छोटा है तो लाइफ स्पान भी छोटी होगी, अगर साइज़ बड़ा है तो लाइफ स्पान भी बड़ी होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। सबकी अलग अलग होती है। तो लाइफ स्पान बहुत सी बार, काफ़ी बार छोटे छोटे पॉइंट्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हर किसी की लाइफ स्पान आप रीड करते हुए चलें। मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री की आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद क्रो और ईगल की आप देख लीजिए, अपना ये याद करते हुए याद कर लीजिए। मैंगो की 100 से 200 साल, पीपल ट्री की 2000 से 3000 साल, क्रो की 15 साल और यहाँ पर ईगल 90, ठीक है, 90 ईयर्स। तो क्रो एंड ईगल ऑलमोस्ट सेम साइज़ बट लाइफ स्पान मेकली डिफरेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि साइज़ पर्टिकुलर सेम हो सकते हैं, बट क्या आपकी यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है या कोई एनिमल है तो उसका यहाँ पर लाइफ स्पान क्या है, डिफरेंट होगा, ठीक। इसका अलग है तो इसका अलग है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, मैंगो एंड पीपल ट्री हैव ऑलमोस्ट सेम साइज डिफरेंट मेकली इन द देयर लाइफ स्पान, ठीक है। साइज़ में तो सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है अंतर, बट जनरली थोड़ा सेम ही लगते हैं। तो यहाँ पर जो लाइफ स्पान है तो वो देख सकते हो कि ये क्या है, डिफ़र है, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो ये डिफ़र है, कभी भी साइज़ से कोई भी यहाँ पर रिलेशन नहीं रहता है, साइज़ इशू कभी भी नहीं आएगा, हमेशा सबकी लाइफ स्पान अलग रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये द प्लांट्स जनरली हैव ग्रेटर लाइफ स्पान एज़ कंपेरिजन टू एनिमल। अभी मैंने बताया था कि आपके जो यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, जनरली प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो लाइफ स्पान ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स में लाइफ स्पैन उतना देखने को नहीं मिलता है जितना आपके प्लांट्स में होता है। प्लांट्स क्या होता है, कई हज़ार साल तक ज़िंदा रहते हैं। अभी भी कोई भी ये डिफाइन, देखिए आपने कभी भी देखा होगा कि आपने सुना होगा अपने ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर से कि ये पेड़ अभी भी है, और जब हम छोटे थे तब भी ये पेड़ था, तो उन्होंने भी किसी से सुना होगा। तो पेड़ काफ़ी सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं, बट यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन यहाँ पर देखी गई है, ठीक है। तो चलिए ये एक यहाँ पर ये जो टेबल है, ये टेबल अपना देख लेंगे, टेबल अपनी पूरी कंप्लीट अपनी अच्छी तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो ये सारी की सारी लाइफ स्पैन दे रखी है एनिमल्स के लिए, ठीक है। एनिमल्स की आप देख सकते हो, सारी की सारी आपको याद करनी है अच्छी तरीके से, एक एक करके देख लेते हैं। मे फ्लाई का आपका 1 दिन का होगा, सियाडा 1 दिन, बटरफ्लाई 1 से 2 हफ्ते तक हो सकता है, फ्रूट फ्लाई आपकी 30 दिन, रैट 4 साल, रैबिट 13 साल, क्रो आपका यहाँ पर 15 ईयर रह सकता है, क्रो आपका यहाँ पर 15, काऊ 20 to 25 ईयर, मंकी 26, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको भी यहाँ पर देख लेंगे, और चाहो तो एक कॉपी पे लिख लिया करो, ठीक है। अपने खुद के भी नोट्स होने चाहिए, खुद का नोट्स बहुत ज़रूरी होता है। तो चलो नेक्स्ट अपना यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेंगे प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स का दे रखा है, ये प्लांट्स का भी देखें, प्लांट्स भी याद करके रखते हुए चलें, ठीक है। राइस का देखा है, वीट प्लांट, रोज़ और बनाना ट्री, ठीक है। आपका ये सब आप अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बटरफ्लाई का यहाँ पे अलग से दे रखा है, 1 से 2 वीक दे रखा है, फ्रूट फ्लाई, क्रो, डॉग, काऊ, हाउस, क्रोकोडाइल, हॉर्स, ठीक है। इसको मैंने हाउस पढ़ दिया जल्दी में, सॉरी, ये आपका हॉर्स है। तो ये आपका यहाँ पर एनिमल्स और थोड़े से प्लांट्स के दे रखे हैं और ट्री दे रखे हैं। पैरट आपका यहाँ पर 140 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं, राइस प्लांट 3 से 4 मंथ तक ही रहते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी अपनी अच्छी करते हुए चलें। चलिए नेक्स्ट अपना पढ़ते हैं। तो मेन टॉपिक आ गए हैं फ्रेंड्स, अपने मेन टॉपिक्स पे फोकस कीजिए। मेन टॉपिक क्या है, यहाँ पर मेन स्टेजेस हैं आपकी लाइफ स्पान की। तो स्टेजेस आपने पढ़ ही रखी होंगी, स्टेजेस आपकी क्या क्या रहने वाली है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पर जुवेनाइलिटी फेज़, मैच्योरिटी फेज़, एजिंग एंड सीनेसेंस और उसके बाद डेथ। तो अभी यहाँ पर आपने पढ़ा ही था जो टाइम पीरियड होता है लाइफ स्पान के बारे में, जो टाइम पीरियड होता है बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक के बीच का। तो ये जो नेचुरल डेथ तक के बीच का जो टाइम पीरियड है वो ये टाइम पीरियड ये है फ्रेंड्स, ठीक है। जुवेनाइलिटी है, मैच्योरिटी है, एजिंग एंड सीनेसेंस है, उसके बाद आपका डेथ है। तो यहाँ पर डेथ, नेचुरल डेथ से पहले वो कौन कौन सी स्टेजेस हो जाती है, जुवेनाइलिटी फेज़ होती है, मैच्योरिटी होती है, एजिंग एंड सीनेसेंस आती है, ठीक है।
तो जुवेनाइलिटी क्या होती है, अपनी जुवेनाइलिटी पढ़ेंगे। तो जुवेनाइलिटी क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म आपका प्रिपेयर हो रहा होता है किसके लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो इसको यहाँ पर बोल सकते हो कि ये जुवेनाइलिटी फेज़ है। पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात करें, इफ़ रिफर टू द स्टेज फ्रॉम बर्थ टिल एंड ऑर्गेनिज्म अटेंड द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, बर्थ है, जन्म हुआ किसी भी ऑर्गेनिज्म का और वो अपने आप को क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है किसके लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। उसके अंदर एबिलिटी जनरेट होना स्टार्ट हो गई है, तो उसको हम यहाँ पर जुवेनाइलिटी का नाम दे दिया है। ठीक है, अब मेच्योरिटी क्या है, सभी को पता है कि आप एक मेच्योर वर्ड से यहाँ पर समझ सकते हो कि मेच्योरिटी का मतलब होता है कि जब एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म एक रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी हो जाता है, एक स्टेज में पहुँच जाता है जब वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो इसको यहाँ पर मेच्योरिटी के नाम से दिया है। तो जुवेनाइल इज़ फॉलोड बाय मेच्योरिटी, इट इज़ स्टेज व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज़ एबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, जब रिप्रोडक्शन या फिर आप बोल सकते हो रिप्रोड्यूस करने के लिए वो रेडी है, तो यहाँ पर उसको मेच्योरिटी का नाम दिया है। एजिंग एंड सीनेसेंस की बात, एजिंग एंड सीनेसेंस का मतलब यहाँ पर आप एजिंग से समझ गए होंगे कि जब एज बढ़ने लगती है उसके बाद में सीनेसेंस मतलब बुढ़ापा आने लगता है। ठीक है, तो अपनी सारी उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म में अपनी पर्टिकुलर जो भी यहाँ पर लाइफ थी वो जी। उसके बाद में यहाँ पर एक स्टेज आया जो कि एजिंग था, मीन्स बुढ़ापे की स्टेज आई आफ्टर मेच्योरिटी। ठीक है, मेच्योरिटी चली गई, उसके बाद में ये स्टेज आ गई आपकी क्या, एजिंग एंड सीनेसेंस, जो कि बुढ़ापे की स्टेज थी, उसको यहाँ पर आपको यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया है। तो जब यहाँ पर आपकी जो मेच्योरिटी फेज़ कंप्लीट हो जाता है तो उसके जस्ट बाद यहाँ पर क्या लग जाती है, एजिंग एंड सीनेसेंस, जो कि आप बुढ़ापे की स्टेज भी कह सकते हो। और यहाँ पर जब उसके बाद में एजिंग एंड सीनेसेंस कंप्लीट हो जाती है पूरी, उसके बाद में क्या होता है, नेचुरल डेथ आपकी यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स की हो जाती है। ठीक है, तो ये जो 4 स्टेजेस हैं इनको याद रखते हुए चलें फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि लाइफ स्पान क्या होता है। लाइफ स्पान के बाद में 4 स्टेजेस कौन कौन सी होती है, जुवेनाइलिटी, मेच्योरिटी, एजिंग, सीनेसेंस एंड डेथ। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस हैं जो कि आपको अच्छी तरीके से स्टडी करते रहना है और हमेशा स्टडी को रिवाइज ज़रूर किया करें फ्रेंड्स, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक टेबल दे रखा है, ये टेबल पे थोड़ा सा मैं आपको इंडिकेट करूँगी, वैसे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक नाम दिख रहा है। ठीक है, जेनी लुइस कैलमेंट या फिर कुछ भी पढ़ सकते हो, लाइफ फॉर 22 ईयर्स। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम लाइफ स्पैन इसने अपनी कंप्लीट की थी, जो कि आपकी फ्रांस की एक वूमेन है। अगर बाई चांस इसका नाम कभी भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसको याद कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए कॉपी पर। ठीक है, जेनी लुइस कैलमेंट लिव्ड फॉर 122 ईयर्स। ठीक है, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा मैं पॉइंट आउट करूँगी, तो इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, आप लिख सकते हो। कभी भी पूछ ले, आपको बस पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, आपको डायरेक्टली आप उसका रटा होना चाहिए नाम, उसके बाद में चलिए और नेक्स्ट अपना देखते हैं। तो ये जो बॉक्स दे रखा है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो इसको हम ही छोड़ देंगे। ठीक है, अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप खुद से पढ़ सकते हो। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर यहाँ पर एवरेज ऑफ लाइफ स्पैन की बात हो रही है, जो कि कंपैरिजन किया जा रहा है एक यूनाइटेड स्टेट की और यहाँ पर इंडिया के ह्यूमंस में। मींस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इंडिया के जो ह्यूमंस हैं उसमें 62 ईयर्स एवरेज देखा गया है और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट में 77 एज मतलब आपकी देखी गई है जो ह्यूमंस में है, कि ज़्यादातर लोग जो है 77 साल तक जीते हैं और यहाँ पर 62 ईयर्स। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो इसको आगे छोड़ देंगे, तो अपना पहला जो ये टॉपिक है रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीसीज़ को कंटिन्यूसली अपनी नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन अपना उसको बढ़ाता रहता है। सिंपल भाषा में इसको यही कहेंगे, उस एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में अगर कहें तो रिप्रोडक्शन इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू इट यंग वन ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इट सेल्फ। तो मीन्स कहने का मतलब एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि आपका ऑर्गेनिज्म जो है एक नया यंग वन को यहाँ पर जन्म देता है, जिसको आप ऑफ स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं, जो कि इट्स सिमिलर टू इट सेल्फ, जो कि उसी की तरह देखा गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। चलिए अपना पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट आपका क्या कहता है, रिप्रोडक्शन इज़ मीन ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। देखिए यहाँ पर आपको थोड़े से जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े बोरिंग लगेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए तो अच्छा आपका यहाँ पर अच्छा मटेरियल आपके पास में रहेगा।
अगर कभी भी आपसे कोई पूछ ले तो आप फटाफट बता तो सकते हो ना कि किस तरीके से आपने कौन सी स्टडी, कौन से लेवल की स्टडी कर रखी है, तो वो भी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज मीन ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ. It is due to this process that we can see a vast number of animals and plant species that have existed on earth from thousands of years. कहने का मतलब ये है कि देखिए, एक यहाँ पर कोई भी स्पीसीज़ की अगर बात करें तो वो स्पीसीज़ क्या होती है कि यहाँ पर अर्थ पर सर्वाइव करती है। काफ़ी टाइम ऐसा देखा गया कि थाउजेंड ऑफ ईयर्स से कुछ स्पीसीज़ जो हैं चली आ रही हैं, सर्वाइव करती रह रही हैं। तो यहाँ पर आप बस इतना ही पढ़ें अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसको देखते हुए चलें, बस आप पढ़ लीजिए इसको। यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है वैसे तो, ठीक है, बस पढ़ लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना दूसरा देखेंगे, ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन एज द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग ग्रो मेच्योर एंड in turn produce new offspring. Hence this cycle of birth, growth, death continue with reproducing life continuity टू द स्पीसीज़। कहने का वही मतलब है अभी जो मैंने बताया फ्रेंड्स कि जो लाइफ स्पैन है इसके अकॉर्डिंग अगर आप समझ रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या किया, रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है, उसके बाद में जो ऑफस्प्रिंग है वो ग्रो होता है, मेच्योर होता है, उसके बाद में वो रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है, तो वो भी एक नया रिप्रोड्यूस यहाँ पर एक ऑफ स्प्रिंग करता है, या फिर कह सकते हो कि टर्न प्रोड्यूस ए न्यू ऑफ स्प्रिंग, यानी कि वो खुद से ही टर्न हो जाता है। हैंस द साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड, ये जो आपकी अभी मैंने साइकिल बताई जो लाइफ स्पैन की, बर्थ की, ग्रोथ की, डेथ की, कंटिन्यूटी, तो ये रिप्रोडक्शन जो है कंटिन्यूसली स्पीसीज़ में सभी में चलता रहता है, कोई भी स्पीसीज़ में स्टॉप नहीं होता। कहने का सीधा मतलब ये, रिप्रोडक्शन का मतलब ही यही है कि कोई भी एक स्पीसीज़ हो वो अपनी स्पीसीज़ को कंटिन्यूसली रखने के लिए रिप्रोड्यूस करता है एक ऑफ स्प्रिंग, फिर वो ऑफ स्प्रिंग एक नया ऑफ स्प्रिंग बनाएगा। तो इसी तरीके से लाइफ क्या है इन लोगों की, स्पीसीज़ जो है आपकी कंटिन्यूसली आगे नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, एज देयर द लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देयर रिप्रोड्यूस डिफरेंटली टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट बताया गया है कि यहाँ पर लार्ज डाइवर्सिटी, ठीक है, मतलब अर्थ पर जितने भी कोई भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वे क्या करते हैं, वे यहाँ पर डिफरेंट तरीके से अपने आप को यहाँ पर वो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर इतना ही बताया है, ए नंबर ऑफ फैक्टर लाइक हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब सिंपल इतना है कि जब यहाँ पर जो लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्सिटी में बहुत से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं और वो अलग अलग तरीके से अपनी यहाँ पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को अपनाते हैं, तो यहाँ पर कोई भी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है तो उसका भी यहाँ पर बहुत सा रोल होता है, उसका भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो भी बहुत यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक तौर पर रोल प्ले करता है। तो ये यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हैं, आपने क्लियरली अपने पढ़ लिए हैं, तो इसको रिवाइज़ भी करें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपना नोट्स बनाते हुए चलें फ्रेंड्स, ठीक है। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे आपका, तो मेनली यहाँ पर दो तरीके के आपके क्या है, रिप्रोडक्शन फेज़ होते हैं, फेज़ बोल सकते हो या टाइप बोल सकते हो। तो पहला क्या है अपना यहाँ पर एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल, ठीक है। पहला क्या है एसेक्सुअल, देन सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में क्या होता है, एसेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई भी यहाँ पर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता। तो क्या आप सभी ने स्टडी कर रखी होगी 12th में, अगर आप 12th में ही स्टडी कर रहे हैं तो अच्छे से सुने, अगर आप बीएससी नर्सिंग की स्टडी कर रहे हैं तो आपने 12th में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा फ्रेंड्स यहाँ पर एसेक्सुअल और सेक्सुअल में अंतर क्या होता है। तो अगर नहीं पता है तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, इट इज़ ए प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम ए सिंगल ऑर्गेनिज्म विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर अगर एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, चाहे तो आप इसे एसेक्सुअल बुला लो या वेजिटेटिव यहाँ पर रिप्रोडक्शन बुला लो, एक ही नाम है, ठीक है, एक नहीं। अगर आप देखिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे या तो एसेक्सुअली बुलाएं या फिर आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बुलाएं, ठीक है। प्रोपगेशन निकल रहा है बार बार मुँह से, सॉरी उसके लिए। तो चलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो ये एक तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें कोई भी फ्यूज़न ऑफ गैमेट देखने को नहीं मिलता है, मीन्स कोई भी गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता है। अब गैमेट्स आपको नहीं पता होंगे कि गैमेट्स क्या होते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं,
एक यहाँ पर एक मेल गैमेट होगा, एक आपका फीमेल गैमेट होता है, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट होता है जिनके फ्यूज़न से एक नया इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। तो वो भी अपने नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, अभी सिर्फ इतना ही स्टडी करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी एक तरीके का इंट्रोडक्शन ही तो है, ठीक है। तो अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि आपका यहाँ पर कोई भी गैमेट फ्यूज़न आपको देखने को नहीं मिलता है। विदाउट यहाँ पर फ्यूज़न ऑफ गैमेट एक न्यू इंडिविजुअल आपका रेडी हो जाता है। द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस फ्रॉम द सोमेटिक सेल, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग है, द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम किससे, सोमेटिक सेल से प्रेजेंट रिप्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर इसको क्या नाम दे रखा है, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर देते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई भी यहाँ पर मेल या फिर फीमेल आप बोल सकते हो गैमीट का कोई भी यहाँ पर फ्यूज़न देखने को नहीं मिलता है। ओनली सिंगल ऑर्गेनिज्म से ये ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ पर जो सेल होती है सोमेटिक सेल, इससे ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस फ्रॉम द सोमेटिक सेल्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अपना देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली ए सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। हमेशा याद रखिए, आपसे पूछा भी जाए कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हमेशा याद रखें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ए सिंगल सेल्ड और मैनी सेल्ड यानी कि मल्टी सेलुलर और पेरेंटल, यहाँ पे पेरेंट मल्टीप्लाई बाय आइदर अंडरगोइंग द फिजन। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न लोगों को हो जाता है फ्रेंड्स, आपको हो जाएगा तो आप ध्यान से बातों को सुनिए। पहले तो देखिए एसेक्सुअल में कंपैरिजन करें बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स यहाँ पर कंपैरिजन करके आपको पढ़ना है। कंपैरिजन अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हमेशा कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो एसेक्सुअल में क्या होगा, यहाँ पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल सेल्ड होगा, यहाँ पर मल्टी सेलुलर होगा। कहने का मतलब यहाँ पर सिंगल सेल मीन्स यहाँ पर सिंगल सेल एनिमल होगा, या फिर यहाँ पर मैनी सेल यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि फिजन के थ्रू या तो वो बाइनरी फिजन हो सकता है या फिर मल्टीपल फिजन हो सकता है, जैसे बडिंग, फ्रेगमेंटेशन गिव राइज टू आइडेंटिकल सेल और इंडिविजुअल। मीन्स यहाँ पर देखिए कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पर बडिंग या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या हुआ कि एक नया आइडेंटिकल सेल बन गया। आइडेंटिकल मतलब जो उसी के जैसा है, ठीक है, बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा है, और एक नया इंडिविजुअल उसने बना लिया है। ओनली ए सिंगल सेल एनिमल या फिर मल्टी सेल एनिमल बाई बाइनरी फिजन या फिर मल्टीपल फिजन या बडिंग और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू आप कह सकते हो। तो यहाँ पर ये किस में आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो सेक्सुअल में मेनली यहाँ पर दो गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें फीमेल और मेल गैमेट होते हैं। इनके फ्यूज़न से ही एक नया इंडिविजुअल क्रिएट होता है, तो इसको यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दिया है, ठीक है। जब कभी भी फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होंगे तो एक न्यू ऑफस्प्रिंग यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, तो वो सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म आपका कहलाएगा। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द गैमेट आपका यहाँ पर क्या होंगे, एक तो स्पर्मेटोजोआ होगा, एक आपका ओवा होगा, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ क्या है, आपका मेल गैमेट है, और यहाँ पर जो फीमेल गैमेट है वो आपका है ओवा, ठीक है। ये टू पेरेंट गैमेट्स हैं, ठीक है। दोबारा से रिपीट करते हैं, आपका जो फीमेल गैमेट होगा वो आपका होगा क्या, ओवा, और मेल गैमेट आपका क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, जो कि आपके दोनों पेरेंट गैमेट्स हैं। आपस में फ्यूज़ होंगे तो एक जाइगोट बनाएंगे, विच इज़ बाई कौन से डिवीज़न के थ्रू होता है, माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू होता है। देखिए इसकी एक लाइफ प्रोसेस एक इसकी पर्टिकुलर प्रोसेस होती है फ्रेंड्स, वो अभी नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा तो उसमें आप अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। लेकिन अभी भी हर चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे ना, तो आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली क्या, दो गैमेट्स होते हैं, एक मेल, दूसरा फीमेल गैमेट, जिसमें मेल क्या होता है आपका स्पर्मेटोजोआ, और फीमेल क्या होगा आपका ओवा होगा। आपस में फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। आपस में जब फ्यूज़न करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या बनता है, जाइगोट बनता है। कौन सा डिवीज़न यहाँ पर होगा, माइटोटिक डिवीज़न होता है, ठीक है। उसके बाद में एक न्यू इंडिविजुअल आपका क्रिएट हो जाता है या बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर इट ऑकर इन ऑल मेटाजोन्स एंड सम प्रोटिस्ट लाइक
मोनोसिस्टिक एंड प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम ईटीसी। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें भी आपको देखने को मिलता है कि इसमें मोनोसिस्टिक्स और प्लाज्मोडियम और उसके बाद में पैरामीशियम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट्स और आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, द यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। आपके यूनिसेलुलर जो प्रोटिस्ट होते हैं वो एक यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ पर आपका क्या करते हैं, शो करते हैं। तो जिसको क्या बोलते हैं, कंजुगेशन बोलते हैं, विच इज़ लेटर एक्सप्लेन इन पैरामीशियम, ठीक है। ये आपका बाद में एक्सप्लेन करने के लिए ये बोल रहा है। तो यहाँ पर इसको भी आप ये वर्ड जो आपका आया है कंजुगेशन, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंजुगेशन है क्या, ठीक है, कंजुगेशन क्या है, तो ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि कौन शो करता है, एक यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट शो करता है। तो क्या होगा उसका नाम, कंजुगेशन, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पर करेक्टरिस्टिक आपको दे रखे हैं। करेक्टरिस्टिक आपके देख लेते हैं, चलिए। बहुत ज़्यादा है, एक मैंने बताया था अभी कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कंपेरिजन ही है एक तरीके से आप पढ़ेंगे। इट इन्वॉल्व ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, गैमीट आर नॉट फॉर्म हैंस नो फर्टिलाइजेशन ऑकर। मीन्स यहाँ पर कोई गैमीट नहीं बनते हैं तो कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। द सेल डिवीज़न में बी माइटोटिक और एमायोटोटिक, ठीक है। जो सेल डिवीज़न होगा वो सेल डिवीज़न आपका किस तरीके का हो सकता है, माइटोटिक और एमायोटोटिक हो सकता है, ओके। उसके बाद आपके यहाँ पर द इंडिविजुअल्स फॉर्म आर जनरली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो इंडिविजुअल होगा, वो हमेशा याद रखें कि पेरेंट्स के जैसा होगा, आइडेंटिकली होगा, ठीक है। आइडेंटिकली सिमिलर होते हैं और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है। देयरफॉर दे आर द क्लोन्स। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आपको क्लोन यहाँ पर दिख गया जो मैंने अभी बताया। तो ये क्लोन्स जो होते हैं ना, वो जो क्लोन्स होते हैं आपके जेनेटिकली और आइडेंटिकली क्या होते हैं, सेम होते हैं और हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होते हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स की बॉडी से ही डिवाइड हो जाते हैं एक तरीके से। अभी मैंने बताया था कि बाइनरी फिजन के थ्रू हो सकता है या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपका हाइड्रा हो गया, तो ये क्या होते हैं, आइडेंटिकली और जेनेटिकली सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर क्लोन का भी नाम दे दिया गया है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्लोन है, क्योंकि ये एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की, तो इसको क्लोन का नाम देते हैं, ठीक है। द टर्म क्लोन इज गिव टू सच एज मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं क्लोन्स आपके। तो नेक्स्ट अपना देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑकर रैपिडली। अब यहाँ पर पहले बताया था मैंने आपकी जो डिवीज़न होता है यहाँ पर, वो डिवीज़न किस तरीके का होता है, माइटोटिक और एमाइटोटिक होता है, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मीन्स यहाँ पर जो बॉडी होगी वो कुछ पार्ट्स में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। 2 में भी हो सकती है, 3 में भी हो सकती है, यानी मीन्स या 3 डॉटर सेल्स बन सकती हैं, 2 बन सकती है, वो वहाँ पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ करेक्टर्स दे रखे हैं, करेक्टर्स आप देखेंगे। उसके बाद तो ये करेक्टर्स आपके दे रखे हैं, करेक्टर्स आपने अच्छे तरीके से देख लिए। तो उसके बाद यहाँ पर एक ये चार्ट दे रखा है, तो ये चार्ट एक बार अपना अच्छे से देखेंगे। ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑर्गेनिज्म फॉर्म इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट एंड inherits all the properties. Today scientists have produced clone to high animal artificially in the laboratory. Find Dorset lamb named Dolly, a clone of sheep, ठीक है। तो ये एक नाम है आपका, क्लोन है किसका, एक sheep का, तो ये डॉली नाम है उसका। तो ये किसी साइंटिस्ट ने बनाया है, या ठीक है, एक साइंटिस्ट ने बनाया है। तो इसको यहाँ पर लैब में प्रिपेयर किया गया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड मैमेलियन क्लोन। तो कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स, कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि फर्स्ट प्रोड्यूस मैमेलियन क्लोन का नाम बताएं, तो आपको यहाँ पर नाम क्या दिख रहा है, डॉली, ठीक है। ये किसका क्लोन है, एक सीप का क्लोन है, जो कि एक लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली तौर पर बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपना देख लेते हैं। अक्रेंस की बात करेंगे, किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अक्रेंस की बात करेंगे।
तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक मोनेराज, बैक्टीरियाज, प्रोटिस्ट लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम्स आते हैं। सम प्लांट्स जैसे एल्गी, एनिमल्स लाइक हाइड्रा, स्पंजीज विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिज्म, ये सभी ठीक है मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई लाइक ईस्ट एंड पैरामीशियम। ए नंबर ऑफ हाई प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखिए ये आपका अकरेंस क्या है, किस किस में आपको यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो वो आप सभी ने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा क्या, मोनेराज, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में भी होता है, एनिमल्स यहाँ पर जो आपका अमीबा है पैरामीशियम में देखने को मिला, और यहाँ पर आपका जो प्लांट्स हैं एल्गी, एनिमल्स, हाइड्रा, स्पंजीज वगैरह, इसमें सभी में क्या है आपका यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। उसके बाद में यहाँ पर हायर प्लांट्स में भी आता है, जो कि एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसे वेजिटेटिव प्रोडक्शन भी बोलते हैं, रिप्रोडक्शन के फेज़ में भी बोल सकते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर अकरेंस की बात हो रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए किस किस में आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन हायर इनवर्टिब्रेट एंड ऑल वर्टिब्रेट्स। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में एब्सेंट होता है, उसमें यहाँ पर नहीं पाया जाता। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका किस तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सेवरल वे हैं, जैसे कि फिजन, बर्डिंग, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। टर्म यूज फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो कि प्लांट्स में ही ओनली पाया जाता है, जैसे हायर प्लांट्स अभी बताया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो चलिए अपना फिजन पढ़ लेते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर फिजन है। फिजन में होता है क्या है, फिजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको डिफाइन किया जाए तो मेनली यहाँ पर टू तरीके के ये होते हैं, दो तरीके के होते हैं। तो फिजन एक तो होता है अपना बाइनरी फिजन और दूसरा होगा अपना मल्टीपल फिजन। तो सबसे पहले अपना बाइनरी फिजन की बात कर लेते हैं। तो बाइनरी फिजन में मेनली होता है क्या है कि कोई पेरेंट बॉडी है, जैसे सिंगल सेल है, कोई भी सिंगल सेल हो सकती है। तो सिंगल सेल जैसे कि मान लीजिए अमीबा हो गया, ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिंगल सेल की बात हो गई, अमीबा हो गया। तो ये मेनली क्या होते हैं, एक सिंगल सेल है तो डिवाइड हो जाते हैं दो पार्ट्स में, ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में इसको बोल सकते हो, टू इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है, एक फिजन होता है जो कि आपका बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। और ये जो न्यूक्लियस इसमें डिवाइड होता है, जो आपने यहाँ पर देख रहे हैं न्यूक्लियस यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, साथ में साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो रहा है, तो ये अमाइटोटिकली डिवीज़न होता है। बाय लैंग्वेज आप इसको यहाँ पर आप अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हो, चाहे तो आप इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इसकी जो मेनली फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन आपका यही है जो मैंने अभी बताया है। तो इसको एक बार चलिए स्टडी भी कर लेते हैं। तो द टर्म बाइनरी फिजन मीन स्प्लिटिंग ऑफ द सिंगल सेल इनटू टू, यानी कि सिंगल सेल आपकी कोई भी होगी तो वो दो तरीके से यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। और मोस्टली इन मोनेराज में देखा गया है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्ट में हो गया। तो इन दिस मेथड ऑफ बॉडी जो होगी ना वो आपके अप्रॉक्सीमेटली टू हाफ में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक पार्ट इधर आएगा एक इधर, और ये न्यू इंडिविजुअल्स आपके क्रिएट हो जाएंगे और आगे की तरफ इनका क्या होता है, ये मैच्योर हो जाते हैं। फिर उसके बाद में फिर यही नेक्स्ट प्रोसेस अपनी चालू हो जाती है। तो ईच पार्ट ऑफ द ग्रो इज एन इंडिविजुअल, ठीक है, सिमिलर टू द पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स के हमेशा ये सिमिलर्स होते हैं। डिवीज़न इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये एक तरीके का यहाँ पर बोल सकते हो कि ये एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका बेस्ट एग्जांपल है, तो यहाँ पर बाइनरी का अगर बेस्ट एग्जांपल मानो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमीबा इज़ अ बेस्ट एग्जांपल। उसके बाद यूग्लिना। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि जब फेवरेबल कंडीशन अगर मिल जाए कोई भी प्रोटिस्ट को, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, तो ये किस तरीके से डिवीज़न लेते हैं, ठीक है, डिवीज़न करते हैं या फिर होता है। तो यहाँ पर आपको अमाइटोटिकली डिवीज़न देखने को मिलता है, जो कि आपका क्या होता है, आपका न्यूक्लियस डिवाइड होता है किसके थ्रू, अमाइटोटिकली डिवीज़न के थ्रू। उसके बाद में जो इसी को फॉलो करते हुए आपका यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि बाइनरी फिजन अब क्या होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इन यूग्लिना, ठीक है, तो यूग्लिना में आपका कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। चलिए नेक्स्ट अपना क्या है वो भी टॉपिक देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आप इसको चाहो तो लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है, लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए, अगर बुक है तो बुक से पढ़ सकते हैं, बाकी लेक्चर आप देखते रहें तो भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ट्रांसवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स
जस्ट वेट। सो यहाँ पर देखिए, आपको देखना, यहाँ आपको देख सकते हो कि पैरामीशियम में क्या होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, और यहाँ पर ये ट्रांसफर बाइनरी फिजन इन प्लानेरिया में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर ट्रांसवर्स आपसे कभी भी पूछ लिया जाए ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किस किस में पाया जाता है, तो पैरामीशियम और उसके बाद में प्लानेरिया इसका एग्जाम्पल बेस्ट है। मल्टीपल फिजन की बात अब यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। मल्टीपल फिजन क्या होता है? मल्टीपल फिजन, देखिए मल्टीपल फिजन में मेनली यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, ये एक प्लाज्मोडियम में आपको पाया जाता है। प्लाज्मोडियम में इसका, ये प्लाज्मोडियम जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये होता क्या है, प्लाज्मोडियम क्या है, आखिरकार सबने पता होगा, ये एक मलेरिया पैरासाइट होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन मलेरिया पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम, ठीक है, इसकी एक साइकिल बोली जाती है, कंप्लीट साइकिल। आप नेक्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ आपको मल्टीपल फिजन पढ़ना है, तो उसी पर आप ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल फिजन मीन्स डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू ए न्यू नंबर्स ऑफ डॉटर सेल्स। कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल फिजन्स में क्या होता है कि आपका जो मल्टीपल फिजन होगा उसमें पेरेंट बॉडी रहती है, बट यहाँ पर क्या होता था बाइनरी फिजन में कि 2 इंडिविजुअल्स बन रहे होते थे। ठीक है, 2 इंडिविजुअल्स बन रहे होते थे, बट मल्टीपल में क्या है कि आपको मल्टीपल से मतलब समझ में आ गया होगी काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो कि ये प्लाज्मोडियम इन आरबीसीज है। ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ यहाँ पर आरबीसीज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये छोटे छोटे क्या पैरासाइट्स अंदर ये डेवलप होने स्टार्ट हो गए, उसके बाद में ये रैप्चर हो जाती है, तो रैप्चर होने के बाद में ये पैरासाइट्स क्या होते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये काफ़ी सारे होते हैं, एक या 2 नहीं होते, मल्टीपल में होते हैं। तो ये एक कॉमन एग्जाम्पल है, यहाँ से आप देख सकते हो, इट इज़ अ कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम व्हेन इट इन्वॉल्व आरबीसी ऑफ मैन। ठीक है, ये विदाउट आरबीसी ऑफ मैन के नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब कहने का ये कि ह्यूमन बॉडी के अंदर की प्रोसेस है। जब कोई मॉस्किटो काटता है, जो मलेरिया का मॉस्किटो होता है, तो उसके अंदर जो लार्वाज होते हैं ना, वो अंदर ही डेवलप करते हैं। सब कुछ जो प्रोसेस होती है प्लाज्मोडियम की, वो अंदर ही होती है और आरबीसीज के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये आप चाहो तो लिख लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, फिगर बना लेना और स्टडी बहुत ही केयरफुल करें। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर देखेंगे इतना। ठीक है, इन अमीबा मल्टीपल फिजन में ऑकर इन द एंसिस्टेड। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो अमीबा की बात हो रही है, तो यहाँ पर एंसिस्टेड हो सकता है, क्यों, कब हो सकता है वो भी देखेंगे। तो अनफेवरेबल कंडीशन जब होती है, ठीक है, तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है इन अमीबा मल्टीपल फिजन में भी अकर इन द एंसिस्टेड। ठीक है, फ्रॉम ड्यूरिंग अनफेवरेबल, वहाँ पर आपकी फेवरेबल कंडीशन थी, यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन है, तो क्या होता है यहाँ पर एंसिस्टेड होता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन द एंसिस्टेड अमीबा डिवाइड द मल्टीपल फिजन। ठीक है, मल्टीपल फिजन के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, वो डिवीज़न कर लेता है, कब, जब यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन होती है, बट यहाँ अनफेवरेबल कंडीशन में वो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए अच्छे से। उसके बाद में और वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है काफ़ी सारे अमीबा, जिसको आप सूडो यहाँ पर आप कह सकते हो सूडोपोडियो स्पोर भी कह सकते हो। ठीक है, आप इसका जो प्रोनाउंसिएशन अपना आपको ठीक लगे तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से रख लीजिए, मैं इसको यही बुलाती हूँ। उसके बाद में काफ़ी सारे ये क्या होते हैं, अमीबा सूडोपोडियो स्पोर बन जाते हैं। दे आर रिलीज एट सिस्ट वॉल बस्ट आउट। ठीक है, जब सिस्ट वॉल जो होती है बस्ट हो जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर जब वो बस्ट हो जाएगी तो काफ़ी सारे जो यहाँ पर ये सूडोपोडियो स्पोर बनते हैं, तो वो क्या होते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, जो कि आपके यंग वंस होते हैं, कहने का मतलब ये यंग अमीबाज होते हैं। तो ये क्या होते हैं, रैप्चर होने के बाद में बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल फिजन इन अमीबा इस तरीके से होता है। ये सिस्ट है, यहाँ पर आपका न्यूक्लियस दे रखा है, ये साइटोप्लाज्म है, देयर द लेयर ऑफ सिस्ट वॉल्स, ये सिस्ट वॉल्स हैं, डॉटल न्यूक्लियाई इसके अंदर आप देख रहे हो, सूडोपोडियो स्पोर्स बन गए। सूडोपोडियो स्पोर्स बनने के बाद में ये रैप्चर हुई, उसके बाद यहाँ पर यंग अमीबास आ गए। ठीक है, तो ये इसकी मल्टीपल फिजन इन अमीबा में देखा गया है। ठीक है, तो अच्छे से समझ गए होंगे आई होप। अगर नहीं समझे तो दोबारा रिपीट करके देख लो और अपने नोट्स साथ साथ में तैयार करते रहें। उसके बाद अब कंपैरिजन करके देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कंपैरिजन करने पे यहाँ पर क्या रिजल्ट आते हैं। तो कंपैरिजन आपका यहाँ पर देख ही रहे हो आप, सिंपली दिखा रखा है आपका यहाँ पर बाइनरी और मल्टीपल फिजन में। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट फॉर्म 2 डॉटर सेल। अब देखिए यहाँ पर कंपैरिजन, मैंने पहले भी कहा था कि कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा।
कंपेरिजन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, हमेशा 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, ठीक है। बट मल्टीपल फिजन में क्या होता है, मैनी डॉटर सेल्स बनती हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट बॉडी डिवाइड ओनली वंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट बॉडी, जो न्यूक्लियस है पेरेंट बॉडी का, ओनली डिवाइड ओनली वंस, ठीक है, एक ही बार डिवाइड होता है। और यहाँ पर देखिए आप डिवाइड रैपिडली, यहाँ पर डिवाइड होता रहता है, बार बार से डिवाइड होगा, यहाँ पर सिर्फ एक बार डिवाइड होता है, यहाँ बार बार से डिवाइड होता रहता है। बाइनरी फिजन नो रिड्यूस इट लेफ्ट, देखिए बाइनरी फिजन में क्या होता है, कोई भी वहाँ पर बचता नहीं है। बट यहाँ पर क्या होता है, 1 मिनट ब्राइटनेस थोड़ा कम हो गया। सो यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे थे अपना। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, मेनली यहाँ पर देखिए देखा जाता है, जब आपकी कोई भी पेरेंट बॉडी होती है तो वो क्या होती है, इस हाफ बॉडी इधर हो जाती है, आप इधर समझ सकते हो। तो ये क्या हो जाती है, जब ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ठीक है, एक डॉटर सेल ये बनी, एक डॉटर सेल ये बनी, तो यहाँ पर कोई भी बचा नहीं ना, यहाँ पर कोई नहीं बचा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बाइनरी फिजन जब होता है तो यहाँ पर कोई भी जो पेरेंट बॉडी थी वो नहीं बचती है, ठीक है, क्योंकि पेरेंट बॉडी ही डिवाइड हो रही होती है। तो एक यहाँ आ जाती है, एक यहाँ, क्योंकि 2 इक्वल हाल्फ में अभी मैंने बताया था कि 2 इक्वल हाल्फ में ये डिवाइड हो जाती है। बट इसमें ऐसा नहीं है, किसमें, मल्टीपल फिजन में, ठीक है। यहाँ पर जब डिवीज़न होता है तो कुछ ना कुछ पीछे छूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कहने का सीधा मतलब यही है। 4th पॉइंट देखेंगे, इट ऑकर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। और ये देखिए फ्रेंड्स, आपका कंडीशंस के भी ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि बाइनरी फिजन हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होगा। और यहाँ पर इट टेक प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशन, एग्जाम्पल आपका प्लाज्मोडियम, एज वेल एज अनफेवरेबल कंडीशन इन अमीबा। अब देखिए फेवरेबल कंडीशन मल्टीपल फिजन की बात करें तो आपका प्लाज्मोडियम में रहेगा, और अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशन में भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर बाइनरी फिजन में देखेंगे, बाइनरी फिजन मेक द ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि बाइनरी फिजन में जो ऑर्गेनिज्म आपका यहाँ पर बनेगा तो वो इमॉर्टल होता है, वो मरता नहीं है। जैसे कि एग्जांपल बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लेनेरिया, ठीक है। तो इनकी बॉडी क्या होती है, डिवाइड होती रहती है, बट ये मरते नहीं हैं। इसके बाद यहाँ पर मोर्टेलिटी की बात करें, यहाँ पर मल्टीपल फिजन की, तो ये क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होती है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इनकी कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। इज़ एब्सेंट इन मल्टीपल फिजन, यहाँ पर देखिए मल्टीपल फिजन में भी क्या होता है, इमोर्टिलिटी एब्सेंट होती है। और अमीबा जैसे हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, आपके मल्टीपल फिजन्स में आते हैं, ठीक है। तो ये आप कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कंपेरिजन बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आपका बडिंग। बडिंग काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी पढ़ने की ज़रूरत है बडिंग में, ठीक है। तो 1 मिनट थोड़ा सा जूम कर लेंगे। चलिए अपना बडिंग देख लेते हैं। बडिंग इन न्यू इंडिविजुअल अराइज एज एन आउटग्रोथ, ठीक है। तो ये एक तरीके का बर्ड होता है, आपने देखा होगा, आप हाइड्रा का फिगर कभी आपने देखा होगा। तो हाइड्रा में क्या होता है, इस तरीके से, या फिर एक मान लीजिए ये हाइड्रा बना हुआ है। चलिए हाइड्रा ऐसा आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो ये हाइड्रा बना हुआ है। अब यहाँ पर एक मान लीजिए सडनली एक बर्ड निकल आई, ठीक है। तो ये आगे चल के क्या होती है, इससे अलग हो जाती है, एक नया इंडिविजुअल बनता है और एक नया हाइड्रा बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपल वे में समझ सकते हो कि आपका बडिंग की प्रोसेस क्या होती है। अब ये तो समझ लिया कि आपको समझ में रह गया कि हाँ, अब आप ये चीज़ आप समझ गए हो कि आपके माइंड में पूरा फिक्स हो गया कि बडिंग आखिरकार होता क्या है और किस तरीके से होता है। एक बर्ड के थ्रू यहाँ पर मान लीजिए कि अनफॉर्चुनेटली एक बर्ड वहाँ पर निकल आती है कोई भी ऑर्गेनिज्म में, और वो डेवलप होती रहती है। उसके बाद में पेरेंट बॉडी से क्या होती है, वो अलग हो जाती है और एक नया इंडिविजुअल बना लेती है, ठीक है। तो ये होता है बडिंग। अब यहाँ पर देखिए बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी करेंगे। इन बडिंग द न्यू इंडिविजुअल अराइज एन आउटग्रोथ बर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट बॉडी है, वहाँ पर आउटग्रोथ हो जाती है, जिसको हम बर्ड का नाम कह देते हैं। द बर्ड ग्रो डेवलप ऑर्गन लाइक द पेरेंट एंड यूजुअली डी अटैच इटसेल्फ, ठीक है। तो आगे चल के क्या होती है, वो अपने आप से क्या होती है, डी अटैच, यानी कि उससे अलग हो जाती है पेरेंट बॉडी से। इफ़ बर्ड इज़ फॉर्म ऑन एक्सटर्नल सरफेस, हमेशा याद रखें कि बर्ड्स हमेशा एक्सटर्नली सरफेस पर होती है, जिसको हम एक्सोजीनस बर्ड भी कहते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सोजीनस बर्ड कहते हैं। बट इन सम केसेस इट कुड बी इंटरनल हो सकती है। जैसे कि क्या होती है, जैसे कि आपको गैम्यूल्स हो सकता है। किस में होता है, ये स्पंजीज में होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे, जो अगर एक्सटर्नली बर्ड आपकी डेवलप होती है तो वो एक्सोजीनस होगी,
और इंटरनली बर्ड्स होती हैं तो वो एक गैम्यूल हो सकता है, ठीक है, फ्रॉम लाइक गैम्यूल किस में हो सकता है, स्पंजीज में हो सकता है, ठीक है। तो ये दो तरीके की क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल बर्ड्स हो सकती हैं। इसका एग्जांपल आपको मैंने बता ही दिया है। और यहाँ पर देखें, ये आपका दे रखा है किस किस में कौन कौन सा बर्डिंग है, ठीक है। बर्डिंग इन ईस्ट, तो ईस्ट में आपका यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है, यूनिसेलुलर फंजाई है अंडर आइडियल कंडीशन। अब कंडीशन की बात हो रही है तो यहाँ पर आइडियल कंडीशन है, देयरफॉर व्हेन फूड ऑक्सीजन एंड वार्म एज प्रेजेंट, ठीक है। मान लीजिए कोई फूड है तो वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और आपको जो एटमॉस्फेयर है वो वार्म्थ है, मतलब गर्म है बहुत ज़्यादा। तो ईस्ट मल्टीप्लाई एसेक्सुअली बाय बर्डिंग। तो यहाँ पर क्या ईस्ट होगा, क्या होगा उसमें, एसेक्सुअली क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है बर्डिंग के थ्रू, ठीक है। बर्डिंग वहाँ पर होगी, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, वहाँ पर बर्डिंग होगा। द डिवीज़न इज अनईक्वल, और डिवीज़न किस तरीके का वहाँ पर पाया जाएगा, अनईक्वल होगा, ठीक है। ए बर्ड स्टार एज ए स्मॉल आउटग्रोथ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द पेरेंट सेल, ठीक है। तो ये आपका ईस्ट में है, ईस्ट वाला आप अच्छे से पढ़ें। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, बर्डिंग इन ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर फंजाई है, किस तरीके का यहाँ पर, कौन सी कंडीशन में किस तरीके से आपके यहाँ पर डेवलप होती है, कौन सा डिवीज़न होता है और कैसा मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो ये आप चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा बर्डिंग इन एक्सोजीनस और यहाँ पर एंडोजीनस। एंडोजीनस और एक्सोजीनस मैंने अभी बताया था। तो एक्सोजीनस आपका क्या होता है, आपका यहाँ पर जो बाहर की तरफ डेवलप होती है वो हाइड्रा में होती है, एग्जांपल मैंने अभी बताया था। तो और यहाँ पर जो एंडोजीनस होती हैं वो आपके स्पंजीज में पाई जाती हैं, जहाँ पर अंदर की तरफ बर्डिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, अंदर की तरफ बर्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आपका क्या होता है, बर्ड्स बोल दी जाती हैं, गैम्यूल्स उनको कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो एग्जाम्पल है वो स्पंजीज है, जैसे कि सायोन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, सायोन। तो ये इसमें क्या होता है, ये फ्यू मैराइन्स होती हैं, मैराइन्स मतलब जो अंडर वाटर्स होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर बर्डिंग किस तरीके का होता है, यहाँ पर एंडोजीनस होता है, ठीक है। एंडोजीनस मतलब बर्ड्स जो होती हैं वो अंदर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके से अपना लिख लो कहीं पे और पेस्ट कर लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे तरीके से पढ़ लो, ठीक है। और एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, वेट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है, एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो अब बर्डिंग एक्सोजीनस इन हाइड्रा द कॉनिकल आउटग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके की ग्रोथ हो रही है, कॉनिकल आउटग्रोथ मीन्स यहाँ पर जो बॉडी सरफेस है ना वहाँ पर आपकी ग्रोथ होती है बॉडी बाई मल्टीप्लिकेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉडी सेल। लेटर बर्ड डेवलप ऑर्गन लाइक माउथ एंड टेंटिकल्स अराउंड इट। तो यहाँ पर कहने का मतलब सीधा इतना ही, जब आपने हाइड्रा का डिवीज़न देखा होगा, ठीक है, जब हाइड्रा यहाँ पर डिवाइड हो रहा होगा तो बर्ड आएगी, तो जब डिवाइड हो रहा होगा मीन्स कहने का मतलब ये कि जो बर्ड आती है, ठीक है, जो सरफेस पे बर्ड आती है तो वो एक तरीके से जब निकल आती है, ठीक है, तो धीमे धीमे क्या होता है उसके पार्ट्स भी निकलने लगते हैं, ठीक है, उसके टेंटिकल्स भी निकलने लगते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि वो जब उसकी पूरी ग्रोथ हो चुकी होती है तो वो वहाँ से डी अटैच हो जाता है और वो अपना एक न्यू हाइड्रा बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर ये सीधे सीधे वही प्रोसेस आपको दिखाई गई है और इसी तरीके से यहाँ भी आपको यही बताया गया। तो इन स्पंजीज बर्ड आर फॉर्म्ड विद द पेरेंट बॉडी। स्पंजीज बर्ड क्या होती हैं, फॉर्म्ड होती हैं विद इन मतलब पेरेंट बॉडी के अंदर होती हैं। देयर द बर्ड आर कॉल्ड गैम्यूल्स उनको कहते हैं। और जर्मिनेशन ईच गैम्यूल इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू एन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। फ्रेश वाटर स्पंजीज होती हैं जैसे लाइक स्पॉन्जिला हो गया एंड फ्यू मैराइन्स जैसे कि सायोन मैंने अभी बताया ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप क्लियर रखें। उसके बाद यहाँ पर आप ये छोटा सा पॉइंट देख रहे हो, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के चलें क्योंकि ऐसे पॉइंट जब भी कभी दिख जाते हो तो फ्रेंड्स उनको पढ़ा करें क्योंकि ये कुछ ना कुछ वहाँ पर अच्छा लिखा होता है। तो बर्डिंग इज़ एन अनइक्वल डिवीज़न। देखिए बर्डिंग क्या है, एक तरीके का अनइक्वल डिवीज़न होता है जो कि आपके पेरेंट्स से होता है, ठीक है। वेयर द आइडेंटिकल ऑफ द पेरेंट, ठीक है। आइडेंटिकल मीन्स कहने का मतलब है कि उसी की तरह लगते हैं। बॉडी इज स्टिल मेंटेन। इट कंट्रास्ट द बाइनरी फिजन वेयर द पेरेंट डिवाइड इक्वल इनटू टू आइडेंटिकल ऑफ द पेरेंट, ठीक है। वो यही मैंने बताया जो अभी ऊपर आपको कि वो अपनी जब भी बर्ड्स क्रिएट होती हैं या निकल आती हैं बॉडी के सरफेस पे
तो वो धीमे धीमे आगे चल के क्या होती है, फुल्ली डेवलप हो जाती है, तो वो अपने पेरेंट्स से क्या होती है, डी अटैच हो जाती है और एक न्यू इंडिविजुअल रेडी हो जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको यही बताने जा रहे हैं और कुछ नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर और अपना स्टडी कीजिए, ठीक है, अच्छी तरीके से। उसके बाद यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो, बडिंग इन ईस्ट, बडिंग इन हाइड्रा, गैम्यूल्स इन स्पंजीज। ठीक है, आपका ये बडिंग इन ईस्ट दे रखा है, फर्स्ट वाला। ईस्ट में किस तरीके का बर्ड होता है, ये पेरेंट बॉडी है। एक मिनट रुको, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये बडिंग दे रखा है, बडिंग के एग्जांपल्स हैं। बडिंग इन ईस्ट, बडिंग में क्या है, ये आपका पेरेंट है, पेरेंट बॉडी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अनफॉर्चुनेटली एक बर्ड आ गई, आगे चल के उसमें न्यूक्लियस भी बन गया, सब कुछ बन गया। उसके बाद क्या हुई, ये पेरेंट बॉडी इससे डी अटैच हो जाती है। ठीक है, तो एक नया क्या बना लेती है, एक नया ईस्ट बना लेती है। उसके बाद बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा में देख सकते हो, तो यहाँ पर ये बर्ड निकल आई, आप डायरेक्टली यहाँ पर दिख रहा होगा। फिर उसके बाद ये डेवलप हुई, यहाँ पर टेंटिकल्स निकल आए, तो टेंटिकल फुल्ली फॉर्म्ड बर्ड हो गई है। उसके बाद क्या होती है, अपने पेरेंट बॉडी से डी अटैच हो जाती है और एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। गैम्यूल इन स्पंजीज, इस तरीके से आपका क्या होता है, गैम्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये आपका क्या है, स्पोर्स भरे होते हैं, ये आपका गैम्यूल है। ठीक है, तो जब ये रैप्चर होगा, फट जाएगा, तो यहाँ पर काफ़ी सारे टर्टल सेल्स निकल आती हैं। तो इस तरीके से आपका गैम्यूल का फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन, जिसको हम स्पोरुलेशन भी कहते हैं, नेक्स्ट अपना टॉपिक रखा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन। तो स्पोर आर स्मॉल, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होता है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है उनका, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है और यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, दैट कंटेन द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। देखिए कभी भी मान के चलिए, जब भी साइटोप्लाज्म होगा तो उसके अंदर न्यूक्लियस फिक्स होता है। ठीक है, इसके आसपास क्या होता है, ये आपके न्यूक्लियस के आसपास हमेशा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ आपको यही बताना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे साइटोप्लाज्म आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू इंडिविजुअल और रिटर्न द फेवरेबल कंडीशन में क्या होते हैं, वो अपना एक न्यू इंडिविजुअल बनाने के लिए रेडी रहते हैं। तो यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट लाइक जैसे स्पोरोजोआंस हो गए, जैसे कि मोनोसिस्टिस और प्लाज्मोडियम हो गया। टाइपिकल एग्जिबिट स्पोरुलेशन इन द लाइफ साइकिल, स्पोर फॉर्मेशन ऑल्सो कॉमन एल्गी एंड फंजाई। तो यहाँ पर देखिए यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट आपको बता दिए गए हैं, ये नेम दे रखे हैं। तो ये क्या होता है, जैसे एल्गी हो गया और फंजाई हो गया, तो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू अपना क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर रखें। उसके बाद यहाँ पर देखें, दस द स्पोर आर स्पेशली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर दैट मे बी मोटाइल। तो यहाँ पर देखिए कुछ द स्पोर आर स्पेशली एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, स्पोर की बात हो रही है, स्पेशली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर दैट मे बी मोटाइल, जूस्पोर और नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोस्पोर कोनिडिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया क्या जा रहा है कि जो मोटाइल होते हैं वो आपके जूस्पोर्स होते हैं और जो नॉन मोटाइल होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं और कोनिडिया होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इतना पॉइंट ज़रूरी है, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, मोटाइल आपके कौन से रहेंगे, जूस्पोर्स रहेंगे, नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोस्पोर रहेगा और आपका कोनिडिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जूस्पोर को एक्सप्लेन किया है, स्पोरेंजियोस्पोर को किया है, कोनिडिया को किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको अपने हिसाब से भी देख सकते हो, अपने हिसाब से अगर आपको पढ़ना है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। उसके बाद में जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर वो आप समझ रहे हो तो वो भी आप समझते हुए चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशली जूस्पोर की बात करेंगे, दे आर स्पेशली टाइप ऑफ मोटाइल, क्लियर कर लेते हैं। जूस्पोर दे आर स्पेशली टाइप ऑफ मोटाइल एंड फ्लैगेलेटेड स्पोर दैट आर प्रोड्यूस इनसाइड जूस्पोरेंजिया। ठीक है, तो एक तरीके के क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं एंड फ्लैगेलेटेड स्पोर होते हैं। ठीक है, जो कि किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, आपके स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। ठीक है, जूस्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो द जूस्पोर आर नॉर्मली विदाउट ए सेल, द जूस्पोर हैं आर नॉर्मली विदाउट ए सेल, द फ्लैजिला हेल्प देम टू द स्विम। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई एक जूस्पोर है, तो वो नॉर्मली कि अगर उसके पास में जूस्पोर आर नॉर्मली विदाउट द सेल वॉल, ठीक है, उसके पास कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो वो किस तरीके से आगे की तरफ मूव करते हैं, एक्वाटिक, यानी कि वो जब पानी में होता है। ठीक है, तो फ्लैजिला
हेल्प देम टू स्विम। जो फ्लैजिला होता है प्रेजेंट, तो वो पानी में उनको क्या करता है, आगे स्विम करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर हैबिट में हो जाता है उनके। ठीक है, एक तरीके से एक्वेटिक हैबिटेट बोल सकते हो। तो ये आपको बताया गया है कि ज़ूस्पोर्स में ये क्या क्या होता है। स्पोरेंजियो, स्पोर में क्या होता है, दे आर नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल होते हैं, प्रेजेंट इनसाइड द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। दे जनरली dispersed by the wind and germinated into the new mycelium. The production of the sporangium occur in the fungi like rhizopus and मकर। ठीक है, इसको जो आप पढ़ सकते हो, वेट कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर करते हुए चलें। उसके बाद में अपना कोनिडिया देख लेंगे। कोनिडिया के पास में क्या क्या यहाँ पर होता है, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होते हैं सिंगली और चेन बाय द कंस्ट्रक्शन एट द टिप ऑफ द स्पेशली हाईफेल ब्रांच लाइक कोनिडियो फोरस। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरीके से अपना नोट्स में लिखते हुए चलें और अपना समझते हुए चलें। इसमें देखिए मेनली आपको एक चीज़ समझनी है कि आपको याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे से अलग अलग है, सेम कुछ भी नहीं होता है, आपको याद करना पड़ेगा। तो इसको लिख लीजिए। एक्सप्लेन करने की बात है तो एक्सप्लेन मैंने कर दिया है फ्रेंड्स। उसके बाद में पढ़ना आपको ही है और नोट्स बनाते हुए चलें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप देख सकते हो। तो एग्जांपल्स आपके ये आप देख रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द वेरियस टाइप ऑफ स्पोर। ठीक है, ज़ूस्पोर ऑफ द ये क्लाइमोडोमोनस। ठीक है, इसको जो भी पढ़ो आप पढ़ सकते हो। मेरा तो यही प्रोनाउंसिएशन है, मैं कभी कभी अटक भी जाती हूँ कुछ चीज़ों पे, क्योंकि वो मैं बोल ही नहीं पाती हूँ, ऐसे ऐसे वर्ड ही आते हैं। तो ये आपके जो एग्जांपल्स हैं वो आप एग्जांपल खुद देखेंगे। ठीक है, ये आपका राइजोपस का है। ठीक है, कोनिडिया का है, पेनिसिलियम। तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात होती है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन एक बार देख लें। इट इज़ ए मैथड बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू 2 और मोर पार्ट्स। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है तो ये एक तरीके का मेथड होता है जिसमें कि ये 2 और मोर पार्ट्स में क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, टूटते हैं। एंड ईच पार्ट ऑफ द कैपेबल टू फॉर्मिंग कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। और हर एक पार्ट जो डिवाइड हुआ या फिर स्प्लिट हुआ या फिर ब्रेक हुआ, तो उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है एक नया इंडिविजुअल बनाने की। ठीक है, इट फाउंड एनिमल, जैसे कि हाइड्रा आपने देखा होगा। हाइड्रा में क्या होता है कि हाइड्रा और प्लानेरिया, सम मैराइन वॉर्म्स। ठीक है, स्टारफिश हो गई। स्टारफिश का एग्जांपल बहुत अच्छा है। देखिए स्टारफिश में कभी कभी देखा होगा कि ये क्या होते हैं, इमोर्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं इमोर्टाइल, इस तरीके से होते हैं, अगर ये स्टारफिश है, ठीक है, तो आपका यहाँ से इसको कट कर दिया जाए तो ये जो पार्ट कट हो गया या फिर किसी तरीके से स्प्लिट हो गया, कोई भी एक कंडीशन रही हो, ये इससे अलग हो गया, तो ये क्या होता है, एक आगे चल के क्या होता है, ये अपना कंप्लीट शरीर बना लेगा। ठीक है, कंप्लीट बॉडी कर लेगा, अपनी एक कंप्लीट एक बॉडी बना लेगा। इसमें इतनी कैपेसिटी होती है। ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। और उसके बाद में यहाँ पर द कैपेसिटी टू जनरेटिंग न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द फ्रेगमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट इट कॉल्ड रीजनरेशन, जिसको एक तरीके का यहाँ पर रीजनरेशन भी कह सकते हो। रीजनरेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि जो बॉडी पार्ट से डेवलप हो रहा है ना दोबारा से, तो उसको रीजनरेशन ही बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रीजनरेशन हो गया। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इट इज़ द मेथड टू रिप्रोड्यूस हायर प्लांट्स में डज नॉट इन्वॉल्व फ्लावर फर्टिलाइजेशन सीड प्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हायर प्लांट्स में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती, फ्लावर्स हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, सीड प्रोडक्शन हो गया, ये इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये ओनली आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर समझाएं सिंपल वर्ड में। अब ये जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम समझाएंगे। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो आपका कल आपके पास में आ जाएगा। तो अभी सिर्फ इतना ही स्टडी करते हुए चलें। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, मान लीजिए रोज़ आपने देखा होगा अपने घर में आप प्लांट लगाते हो रोज़ का, तो उसका क्या होता है कि आप यहाँ पे एक सेक्शन कट कर लेते हो और उसको अपने जा कर के अपने गमले में उसको फिट कर दिया। ठीक है, पॉट में, किसी भी पॉट में फिट कर दिया, तो वहाँ पर थोड़े दिन के बाद में क्या होता है, लीव्स आ जाती हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है ना वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता है। तो सिंपली यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन अभी आप इतना ही समझो। जो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा वो कंप्लीट पढ़ेंगे, उसको पूरा कवर करेंगे अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ में। सो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश किया करो, अपने चैनल को ग्रो कराओ फ्रेंड्स। अपना चैनल ग्रो करेगा तभी मैं अच्छी सी वीडियो आपके साथ में शेयर करती रहूँगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। अगर मैं ही डिमोटिवेट हो जाऊँगी तो फिर फ्रेंड्स ऐसे काम नहीं चलेगा ना। तो
ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है फ्रेंड। आप मुझे सपोर्ट कीजिए और अपनी स्टडी को रेगुलर करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करने की कोशिश करती रहूँगी। और आप मुझे कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताना। कोई पढ़ाने का तरीका चेंज करना है या फिर किस तरीके से आपको पढ़ाना है तो वो भी आप मुझसे बता सकते हो बेफ़िक्र होकर के एज अ फ्रेंड। तो चलिए अभी के लिए ध्यान रखिए सब लोग, अपना स्टडी करते रहें। और उसके बाद में अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियो मैंने काफ़ी सारी डाल रखी है, तो वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स वीडियो को, और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।